स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनके हेल्प से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे सबसे पहले हमको डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ता है। उसके बाद डीएनए को कट करना पड़ता है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, जिसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का यूज़ करते हैं। देन हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता है उसमें से, और इसके लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। देन आप जो डीएनए आपने आइसोलेट किया है उसको किसी एक प्रॉपर वेक्टर के साथ जोड़ते हैं। देन आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं किसी होस्ट के अंदर, और फिर होस्ट सेल्स को कल्चर करते हैं आप लार्ज स्केल पर, और फिर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उस फॉरेन जीन से वो आप लार्ज स्केल पर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आइए अब एक एक करके हम इन प्रोसेसेस को जानेंगे। सबसे पहले किया जाता है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है। आप सबको तो पता ही है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है जैसे कि डीएनए, वह जेनेटिक मटेरियल के तौर पर जाना जाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए है। अगर आप डीएनए को कट करना चाहते हो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो सबसे पहले आपको डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए और कोई दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब आप सब जानते ही हैं कि जो डीएनए होता है वह मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले तो आपको सेल को ओपन करना पड़ेगा ताकि जो डीएनए है वह उसमें से बाहर आ जाए, और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं और लिपिड्स हैं। तो इनसे अलग करके डीएनए को आपको अलग बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप लाइसोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बैक्टीरिया में से डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, सेलुलेस का आप यूज़ कर सकते हो अगर आप प्लांट सेल को ब्रेक कर रहे हो, बिकॉज प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छा काम करता है। देन आप काइटिनेस का यूज़ कर सकते हो अगर आप फंगल सेल को ओपन कर रहे हो तो इस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू रिकवर द डीएनए फ्रॉम द सेल, और टू ब्रिंग द डीएनए आउट फ्रॉम द सेल। टू ब्रेक द सेल वी यूज दीज एंजाइम्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब आपको ये भी पता है कि जो जीन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं। तो जीन्स आपको पता है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, ओके। और क्रोमोसोम्स पर क्या होते हैं, डीएनए होता है, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं। अंडरस्टैंड, ये प्रोटीन्स कौन से होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो अब आपको ये पता है कि डीएनए प्रोटीन के साथ कंबाइंड फॉर्म में एक क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो आरएनए होता है वह भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको आप रिमूव कर सकते हो आरएनए को, कैसे, बाय द ट्रीटमेंट विथ राइबो न्यूक्लियस। जबकि प्रोटीन्स जो हैं जो डीएनए के साथ प्रेजेंट थे उनको हम प्रोटीएस के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम और प्रोटीएस एंजाइम का यूज़ करके हम आरएनए और प्रोटीन्स को रिमूव कर सकते हैं और डीएनए को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दे करके आप हटा सकते हो, और फिर जो आपका प्यूरिफाइड डीएनए होता है इसको आप फाइनली प्रेसिपिटेट करा सकते हो बाय द हेल्प ऑफ चिल्ड इथेनॉल। तो इथेनॉल का प्रयोग आप करेंगे अगर, तो जो डीएनए है हमारा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और फाइन थ्रेड्स के तौर पर कलेक्ट हो जाएगा, जो कि हम स्पूल आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपके सामने टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये डीएनए प्रेजेंट है, एंड इस डीएनए को हम स्पूल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये डीएनए किस में कलेक्ट हो रहा है, ये इथेनॉल में कलेक्ट हो रहा है। बिकॉज इथेनॉल जो होता है वो जो आपका सॉल्यूशन है उसके सरफेस पर आ जाता है, और इथेनॉल इजीली डीएनए को सेपरेट करने के लिए एक बहुत बढ़िया मीडियम बन जाता है। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी आइसोलेट द डीएनए। देन आपको क्या करना होता है, अगला स्टेप होता है इसमें टू कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो
इसके लिए आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डीएनए को अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट्स से कट कर सकते हैं। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कोई ना कोई डिज़ायर्ड कोई सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस को वो सर्च करता है अपने डीएनए पर, और जहाँ जहाँ उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलता है वहाँ वहाँ वो कट लगाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ डीएनए को जो आपने आइसोलेट किया है उसको इंक्यूबेट करना होता है। इंक्यूबेट मीन्स रखना होता है कुछ समय के लिए, और फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ऑप्टिमल कंडीशंस मिलने पर अपना काम करता है। इसके बाद जो फ्रेगमेंट्स आपको मिलते हैं, अलग अलग टुकड़े मिलते हैं डीएनए के, तो उन फ्रेगमेंट्स को आपको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से आपको इनको जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देन आप सब जानते ही हैं कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यह डीएनए जो होता है यह एनोड की तरफ मूव करता है, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। और इसके हेल्प से आप जो डीएनए है उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो वेक्टर डीएनए के लिए भी आप ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन फॉर फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए बोथ, एंड द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ऑफ डीएनए कैन बी डन। इसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि जो डीएनए है उसके अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं उनको आप ज्वाइन करें, तो उनको ज्वाइन करने के लिए तो डिफरेंट जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीएनए लाइगेज जो होता है वो कट डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के काम आता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपने होस्ट को और वेक्टर को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है तो स्टिकी एंड्स वहाँ पर बन जाते हैं, और स्टिकी एंड्स को लाइगेट करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से फिर आपका जब फॉरेन डीएनए आपका किसी वेक्टर डीएनए के साथ ऐड हो जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स थे यहाँ तक। अब अगला स्टेप इसमें है हमारा, दैट इज़ द पीसीआर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी उसकी कॉपीज़ को कई गुना कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है तो इस डीएनए के फ्रेगमेंट को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसको बिलियंस ऑफ टाइम्स तक हम या मिलियंस ऑफ टाइम्स तक हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी इसकी मिलियन और बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं। किसमें, पीसीआर में। तो इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। तो यहाँ पर आप प्राइमर्स का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो प्राइमर आपको कैसे चाहिए, आपको केमिकली सिंथेसाइज्ड प्राइमर्स चाहिए जो कि डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो आगे पॉलीमराइजेशन करने का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा वह प्राइमर्स को एक्सटेंड करेगा, और इसके लिए वो न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करेगा जो कि आप इसमें ऐड करते हैं, और धीरे धीरे आपका जो जीनोमिक डीएनए है उसको टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करके वह जो नए डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनका फॉर्मेशन करने का काम करेगा। आइए अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए डायग्राम हम देखेंगे। तो इस डायग्राम में आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है रीजन टू बी एम्पलीफाइड। तो ये जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक रेड मार्किंग दे रखी है इसको, तो इसको एम्पलीफाई करना है सपोज। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है आप देखिए। तो सबसे पहले इसको हमें हीट देना होगा डीएनए को। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जब आप हीट देंगे तो वो डीनेचर हो जाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द हीटिंग। अब हम यहाँ पर प्राइमर्स को ऐड करेंगे। वो प्राइमर्स जो हैं वो सिंथेटिक हैं, यानी हमने जानबूझकर प्राइमर्स बनाए हुए हैं लेबोरेटरी में जो कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके ही जुड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर प्राइमर अटैच हुआ है और यहाँ पर प्राइमर अटैच हुआ है, और इन प्राइमर्स को यूज़ करेगा हमारा अब डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर जहाँ पर लगा है उसके आगे अपना पॉलीमराइजेशन का काम करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड।
तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने डीएनए को डीनेचर किया, देन आपने एनीलिंग का प्रोसेस किया। तो मतलब इसके बाद डीनेचरेशन के बाद हम इसको ठंडा करते हैं डीएनए को। जब डीएनए कूल डाउन होता है तब आप प्राइमर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्राइमर ऐड हो गया। देन वी ऐड डीएनए पॉलीमरेज, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज में क्या है, टैग पॉलीमरेज है। टैग पॉलीमरेज जो होता है ये आर्के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। टैग पॉलीमरेज जो है एक स्पेशल बैक्टीरियम है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से इसको ऑब्टेन किया गया है। थर्मस एक्वेटिकस जो होता है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। और हॉट स्प्रिंग्स में रहने की एबिलिटी इसके पास कहाँ से आई, बिकॉज इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो उसको हॉट स्प्रिंग्स में रहने में हेल्प करते हैं। तो इसके थर्मस एक्वेटिकस के पास ही एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज है जो थर्मोस्टेबल है, यानी हीट को आसानी से सह सकता है। तो इस थर्मस एक्वेटिकस के ही डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज़ करेंगे। तो उस डीएनए पॉलीमरेज को हमने क्या नाम दिया है, टैग पॉलीमरेज। समझ रहे होंगे आप, थर्मस एक्वेटिकस से निकलने वाले डीएनए पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, जो कि थर्मोस्टेबल होता है। और हम ऐसे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर अपना काम प्रॉपरली कर सके। सो वी यूज़ टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को आपने ऐड किया। देन एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो एक्सटेंशन के प्रोसेस में आप देखिए जो टेम्परेचर है वो दोबारा थोड़ा सा रेज कर देंगे हम, एक्सटेंशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो हमारा ये डीएनए प्राइमर था, ये आरएनए प्राइमर था, आरएनए प्राइमर के आगे टैग पॉलीमरेज यहाँ पर इस डायरेक्शन में यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपना काम करेगा। वहीं नीचे वाले स्ट्रैंड में आप देखो यहाँ भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने का काम करेगा। और एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद हम इसको प्रोसेस को दोबारा से शुरू करेंगे, यानी ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। देखिए एक्सटेंशन के बाद फिर क्या होगा, दोबारा से डीनेचुरेशन करेंगे, यानी टेम्परेचर एकदम से बढ़ा देंगे। तो फिर से जो हमारे डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं, यानी देखो यहाँ पर आप देखो 2 डीएनए के डबल स्ट्रैंड बन गए थे, अब ये दोबारा से फ्री हो जाएंगे और फिर दोबारा से हम अनीलिंग का प्रोसेस करेंगे, फिर एक्सटेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये साइकिल बार बार रिपीट होगा। 30 साइकिल्स अगर ऐसे आपने कर दिए तो आपका जो डीएनए है वह 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा। यानी जो डीएनए आपका स्टार्टिंग में डबल स्टैंडर्ड 1 कॉपी डीएनए थी, यानी एक कॉपी थी, अब वह बढ़ के 1 बिलियन तक पहुंच सकती है इन 30 साइकिल्स। तो इस तरह से जो पीसीआर होता है उसमें आप 3 प्रोसेस करते हो, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। और इन प्रोसेसेस के माध्यम से हम जो हमारा डीएनए है, जो टारगेट डीएनए है, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं विद इन सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। सो द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू ligate विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो ये पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। यहाँ पर सब टेम्परेचर का खेल है, ठीक है ना। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन ये सब टेम्परेचर के साथ ही कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप सब यहाँ पर लिख सकते हैं, जो डीनेचुरेशन का स्टेप होता है वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, वहाँ पर 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद जो एनीलिंग का स्टेप होता है, इसमें आप ठंडा करते हैं उसको, तो यहाँ टेम्परेचर होता है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। और एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है इसमें दोबारा से गर्म करते हैं, लेकिन इतना गर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर होता है अराउंड अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से पीसीआर में बार बार जो टेम्परेचर है वह चेंज होता है। जैसे सपोज़ यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस था डीनेचुरेशन में,
एनीलिंग में 55 था, तो एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अलग अलग टेम्परेचर के साइकिल्स रिपीट चलते रहते हैं वन बाय वन ऑर्डरली, और इससे क्या होता है, हमारा जो डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं, और इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो प्राइमर्स हैं इनके आगे ही एक्सटेंशन होगा। सबसे पहले हमारा डीएनए है, ये डीएनए है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे आप देखेंगे डीनेचुरेशन हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, डीनेचुरेशन होने के बाद फिर क्या होगा, फिर आप प्राइमर अटैच कराएंगे। तो सपोज़ यहाँ प्राइमर और यहाँ प्राइमर अटैच हो गया, देन उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, तो जो हमारा टैग पॉलीमरेज है वो नए स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में। इस तरह हमारा जो ये वाला रीजन था वह रीजन हमारा एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ेगा। उसके बाद फिर अगेन आप डीनेचुरेशन का स्टेप दोबारा से करेंगे, तो क्या होगा, हमारे सामने अब 2 स्ट्रैंड्स बन गए थे, है ना। ये दोनों फिर से डीनेचर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर दोबारा से प्राइमर अटैच होंगे इनमें, और फिर दोबारा से आप देखेंगे एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ये प्रोसेस चलेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल कॉपीज़ आपके सामने किसी भी टारगेट सीक्वेंस की, यानी सपोज ये टारगेट सीक्वेंस है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ आपके सामने आ जाएंगी। दिस इज़ पीसीआर। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि थर्मस एक्वेटिकस का ही यहाँ पर एंजाइम क्यों लिया गया, बिकॉज थर्मस एक्वेटिकस हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो हाई टेम्परेचर पर इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो वर्क करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीसीआर, and we will study about the rest of the processes in the next video. Thank you, student.